बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अगर आप गुज़िश्ता रात के टॉक शोज़ देखें और आप देखें कि किस किस्म के बयानात सामने आए हैं, जो लोग तज्ज़िया कर रहे हैं या जो लोग PMLN या पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, उन्हें आप सुने तो आपको आइडिया हो जाता है कि PMLN किसी सूरत ये नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हों। और ये बात मैं आपको पहले दिन से इसलिए बता रहा हूँ कि PMLN अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिलेगा वो PMLN या हुकूमत की जेब से निकल कर मिलेगा। यानी PMLN को ही कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। उन्हें हैरत इस बात की है कि इमरान खान साहब ने ये किस तरह के मुतालबात किए हैं। बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं जो वो कर सकते थे, जहाँ पे मामला फंस सकता था। इन्होंने जानबूझ के वो मुतालबात नहीं किए। सादे सादे दो मुतालबात हैं जो लिख कर देने की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर एक, आप जुडिशल कमीशन बना दें कि कौन सही था और कौन गलत था 26 नवंबर का और 9 मई का। और दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जो अंडर ट्रायल हमारे कैदी हैं, जमानत जिनका हक है, उन्हें जो है वो आज़ादी दी जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए। ये दो मुतालबात इमरान खान साहब के नहायत जायज़ है। अब इन मुतालबात को अगर तस्लीम कर लिया जाता है तो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। आलमी प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को छोड़ने के ऊपर हर गुजरते दिन के साथ मजबूर होती चली जा रही है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुतनफ़र करने के लिए या मुज़ाकरात में खलल डालने के लिए दो तीन चीज़ें की जा रही हैं। एक तो PMLN के बड़े सख्त बयानात आना शुरू हो गए हैं। जानबूझकर एंकर्स को कहा जा रहा है कि इनसे इस तरह के हमसे सवालात करें जिनके नतीजे में हम ऐसे जवाब दें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किसी लड़ाई की सूरत इख्तियार कर जाए। नंबर एक। नंबर दो, जो कुछ सहाफ़ी हैं जिनका PMLN के साथ या PDM के साथ अच्छा ताल्लुक़ है, वो अब ताने दे रहे हैं और इस किस्म के ताने दे रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो बात ही नहीं करना चाहती थी, अब वो क्यों बात कर रहे हैं। वो तो कहते थे ये सारे चोर और डाकू हैं, तो अब वो इनके साथ क्यों। इस किस्म के ताने दिए जा रहे हैं। ये ताने देने का मकसद भी ये है कि मामला जो है उसके अंदर गरमाइश पैदा हो और मुज़ाकरात नाकाम हो जाए। तहरीके इंसाफ फ़िलहाल चिपक गई है पूरी तरह से और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात किसी तरह आगे बढ़ते जाए ताकि जो हुज्जत है वो तमाम हो जाए। क्योंकि तहरीके इंसाफ ने एक नई तहरीक चलानी है। इमरान खान साहब ने ऐसे बाहर नहीं आना। जितना उनके साथ जुल्म हुआ, जितनी उनके साथ ज्यादती हुई, इमरान खान साहब अपनी पॉलिटिकल तहरीक को मुर्दा करके बाहर नहीं आएंगे। सबकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब सरेंडर करके बाहर आए, लेकिन इमरान खान साहब किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। वो अंदर रह सकते हैं, वो इस कैद को लंबा कर सकते हैं। अभी तक तो वो नहीं मान रहे। उनकी फैमिली से बात हुई, वो कह रहे हैं जी नहीं मान रहे। उनके जो करीबी साथी हैं जो उनको मिलकर आते हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं जी इमरान खान नहीं मान रहे। उनके वकला से बात हुई, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं मान रहे। जब इतने सारे लोग जो इमरान खान को मिलकर आते हैं और जब मैं सोर्सेज से बात करता हूँ, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में है चाहे वो जेल में है, तो वो ये बताते हैं कि हमने इतना कंपोज्ड आदमी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो ये कहते हैं कि हमने इसके लिए जीना मुश्किल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इसने हमसे कभी कोई गिला नहीं किया। यानी इमरान खान को अच्छी तरह पता है कि उसके लिए हालात को तंग कौन करता है और वो किसी को गिला शिकवा भी नहीं करते। यानी जब भी इमरान खान को सख्ती का सामना करना पड़ता है और जब वो टाइम पीरियड गुजरता है तो इमरान खान साहब बड़े आराम से उठते हैं, अपनी शेव करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नहाते धोते हैं, अपनी वर्जिश शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं हम हैरान हो जाते हैं कि किसी आदमी में इतना सब्र कैसे हो सकता है, किसी आदमी के आसाब इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं। ये जेल के अंदर का जो हमला है ना, ये किताब लिख सकता है इस मामले के ऊपर कि यहाँ इस जेल में एक ऐसा कैदी आया जिसने शहजादों की तरह जिंदगी गुजारी है, जो पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, जो 50 साल से इस कौम का हीरो है, लेकिन उसने कमाल सब्र के साथ जेल काटी है और उसने हर किस्म की तकलीफ को बर्दाश्त किया और तकलीफ बर्दाश्त करते हुए भी उसने रोला नहीं डाला, अपनी कमजोरी शो नहीं की। शहजाद अकबर साहब ने एक दावा किया, वो दावा मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। उन्होंने ये कहा कि मामला बहुत आगे निकल गया है और मामला वहां तक पहुंच गए हैं और बात वहां पहुंचने वाली है कि बस आखिर में अब सिर्फ यही एक चीज रह जाएगी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो मामला किया गया है, जो एक कानून बनाया गया है कि अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की बजाय 5 साल होगी, जिसके नतीजे में मौजूदा आर्मी चीफ 2025 के नवंबर में रिटायर होने के बजाय 2027 के नवंबर में रिटायर होगा। तो ये वाले मामले पे बात पहुंच जाएगी कि जनाब इसको आप ना छेड़ें, तो बाकी जो है वो आप हुकूमत जाने और आप जाने और आप जो मर्जी करें। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक बड़ी अहम शख्सियत है और ये शख्सियत मुज़ाकरात के अंदर भी शामिल है। मैंने जब इनसे बात की तो मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपसे डिमांड क्या है।
तो उन्होंने कहा जी हुकूमत के तो पल्ले ही कख नहीं है, हुकूमत को तो पता ही नहीं है कि मुज़ाकरात करने क्या है। हमने तो उनके सामने 2 मुतालबात रखे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि इन मुतालबात को मानना है तो कैसे मानना है, तो उनके तो पल्ले कख नहीं है, उन्हें पता है अपनी औकात का। लेकिन दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में उन्होंने कहा, और उनका यह दावा था कि एस्टेब्लिशमेंट यहां तक पहुंच गई है कि जी अब आप हमें कुछ ना कहें, यानी कम से कम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए इमरान खान साहब थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट कर दें, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो तनकीद बंद हो जाए, तो इमरान खान साहब जो है उनको और उनकी पार्टी को ये मामला तो उनका हो जाएगा कि जो जुल्म और ज्यादती उनके साथ हो रही है वो बंद हो जाएगी, तो उसके बाद वो अपनी सियासत करें। कभी ये कहा जाता है, यानी एक फार्मूला ये भी है कि इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए एक मार्जिन इस हुकूमत को भी दें ताकि ये अपना काम करती रहे, लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब अभी तक नहीं माने हैं। तो ये एक शहजाद अकबर साहब ने बात बताई, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतालबा भी किया है। मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह है हुकूमत से कि हमारी जो इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है उसकी एक एक चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी होती है, खुफिया कैमरे वहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ऐसी मुलाकात हम नहीं चाहते। यानी जब नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होती थी उनकी पार्टी के लोगों से तो कभी भी वो रिकॉर्ड नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब 12-12, 15-15 लोगों की काबीना के साथ बैठकर मुज़ाकरात करते थे, ख़ानदान के लोग भी बैठे होते थे, पार्टी के लोग भी बैठे होते थे, सहाफ़ी भी बैठे होते थे। तो नवाज शरीफ साहब खुल के जो है वो ब्रीफिंग्स दिया करते थे और लिया करते थे। तो इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो अब ये कह रही है, उनकी डिमांड बढ़ गई है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात तो करवाई जाए, लेकिन मुलाकात इस माहौल में करवाई जाए जिसमें हम खुलकर इमरान खान साहब से बात कर सकें, क्योंकि इससे पहले जो मुलाकात करवाई जाती है उसका माहौल कोई अच्छा नहीं होता। यानी वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही होती है और लोग जो है वो ऑब्जर्वेशन लगाकर बैठे होते हैं, रियल टाइम में उनको सुना जा रहा होता है, रियल टाइम में उनको देखा जा रहा होता है। तो वो कहते हैं खुलकर हम बात भी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने लीडर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन फिर हम नहीं कर पाते। लिहाजा हमें वो माहौल दिया जाए जिसके अंदर हम बगैर रिकॉर्डिंग हो या इस किस्म की हरकतें ना की जाएं जो भोंडी हरकतें हो रही हैं, तो आज़ादी के साथ इमरान खान साहब जो है वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ मुज़ाकरात कर सकें, ऐसा एक मौका दिया जाए। ये जनाब एक मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखा है। अब इसमें एक चीज़ और हुई थी नाज़रीन, आपको पता है कुछ लोगों ने ये खबरें दी, इसमें जनरल हमीद गुल का बेटा, 2-3 सहाफ़ी और 1-2 सियासतदान, इस किस्म की ये शख्सियात हैं। अभी एक और सियासतदान है, पहले इमरान खान के साथ थे, चौहान साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया जनाब कि अमेरिका के जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं, यानी अमेरिकन जो डीप स्टेट है या उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को और रिचर्ड ग्रेनल वगैरह को, इनकी सारी टीम को दे दी है शट अप कॉल कि मुंह बंद करो। तो मुझे हैरत होती है इनके नॉलेज पे। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम जो है वो अमेरिकन डीप स्टेट को शिकस्त देकर इलेक्शन जीत कर इक्तदार में आए। तो जिस डीप स्टेट को उन्होंने शिकस्त दी है वो तो उसको उखाड़ने के चक्कर में है, और वो उसके खिलाफ एक बयानिया ना सिर्फ रखते हैं बल्कि उनके तो कुछ अज़ाइम भी हैं जिनको उन्होंने अमल दरामद करना है। तो क्या वो डीप स्टेट जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से डरी हुई है और परेशान है कि ये आदमी आने के बाद पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, वो पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी लगाएगी? ये मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान तो उनके लिए ना 3 में है तो ना 13 में है। पाकिस्तान तो उनके लिए किसी खाते में नहीं है, उनको तो अपना मसला पड़ा हुआ है डीप स्टेट को। तो अमेरिकन डीप स्टेट की लड़ाई चल रही है रिपब्लिकन के साथ, जिनकी हुकूमत आने में पीछे 15 दिन रह गए हैं। 15 दिन के बाद वो इक्तदार में आ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। जब वो इक्तदार में आ जाएगा तो वो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर देगा। उसका इंडिया वो कई मरतबा दे चुका है। अब वो अपनी स्किन बचाने की उनको फिक्र पड़ी हुई कि अपनी जान कैसे बचानी है। और जहां हमारे जो है ऐसे साइंसदान हैं, मेरी समझ से बाहर है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, इमरान खान साहब ने कहा था। और ऐसे लोगों को इमरान खान साहब ने भी अपनी पार्टी में रखा हुआ था, शुक्र है जान छूट गई है। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन डीप स्टेट पाकिस्तान के कहने के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को और रिचर्ड ग्रेनल को डांट रहे हैं, हालांकि उनको खुद मुसीबत पड़ी हुई है, पता नहीं है हमारे साथ क्या करेंगे आने वाले वक्त में। फिर सऊदी अरब को लेकर जो एक बयानिया बनाया गया था, इस बयानिया के बनाने के पीछे 2 चीजें थी। एक तो ये था कि थोड़ा सा बयानिया बन जाए जो बिल्कुल ही एकदम डाउन हुई है पूरी पोजीशन पीएमएलएन की या हुकूमत की, वो जरा थोड़ी सी खड़ी हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एकदम चढ़ी हुई है तो वो भी थोड़ा सा कैंडे में आ जाए और उनको अपनी शराइत के ऊपर लाने की कोशिश की जाए। तो ये एक बयानिया फ्लोट किया गया था। दूसरा इसके पीछे ये था कि
तहरीक इंसाफ को उकसाने की कोशिश की गई कि पूरी तहरीक इंसाफ मिलकर तो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर चढ़ाई कर दें। तो अगर वो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चढ़ाई कर देती तो ये जाकर कहते देखिए जी ये तो तहरीक इंसाफ आपको भी गालियां दे रही है, तो आप करें ना बात डोनाल्ड ट्रंप से, तो इनको थोड़ा मार्जिन मिल जाता। तो वो दोनों काम नहीं हो सके। पाकिस्तान में सऊदी हुकूमत के मुंह बोले तर्जुमान है जनाब ताहिर अशरफी साहब। ये मुंह बोले तर्जुमान है सऊदी अरब के पाकिस्तान में, ताहिर अशरफी साहब। उन्होंने कहा है कि दाखिली सियासत में मुलव्वस करने की अफवाह साजी ना की जाए सऊदी हुक्मरानों को पाकिस्तान की दाखिली सियासत में। वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, दाखिली सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सऊदी की आदत पाकिस्तानी अवाम और वतन को महबूब रखती है और इन मामलात में उनका कोई अमल दखल नहीं है। ये उनका एक ट्वीट आ गया जो सऊदी हुकूमत के मुंह बोले तर्जुमान है जनाब मोहतरम ताहिर अशरफी साहब। तो उनके स्टेटमेंट से अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मामला वो है नहीं जो बनाने की कोशिश की जा रही थी, और मामला वो बनाया भी नहीं जा सका, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको स्मार्टली हैंडल किया है। सऊदी अरब की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं ना कि ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें होनी नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में, मेरी इतला के मुताबिक उनको सरप्राइज मिल जाएगा। ज़रा थोड़ा सा इंतजार कर दें, 10-15 दिन, 2 हफ्ते, फिर आप नई चीज़ें होती हुई देखेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है हमेशा से, और हमारे ना एस्टेब्लिशमेंट के भी उलमा हैं जो हमेशा पावर में रहते हैं। कोई भी हुकूमत आए तो इनके क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अच्छे ताल्लुकात होते हैं, सिस्टम का ये हिस्सा है, तो ये हमेशा मार्जिन क्रिएट करते हैं सिस्टम के लिए। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम इराक, शाम, लिबिया, लबनान और फ़लस्तीन बनने से बचे हैं, तो इसका सबब हमारी दिफाई कुव्वत है। एक तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, आप आलम दीन है, आपको अपने हथियारों से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा करना चाहिए। अगर आप आज बचे हुए हैं तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और उसका फजल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही आपको बचाता है, वही हिफाजत करने वाला है, कोई हथियार आपको नहीं बचा सकता, और ये हर मुसलमान का जो है वो ईमान होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप हमें हमेशा उठ के जो है वो तबाह मुल्कों की मिसालें क्यों देते हैं? यानी कोई फौजी उठता है तो उठ के हमें तबाह मुल्कों की मिसालें देता है, कोई सियासतदान उठता है तो उठ के हमें तबाह मुल्कों की मिसालें देता है, कोई मौलवी उठता है तो उठ के हमें तबाह मुल्कों की मिसालें देता है, कोई मुफ्ती उठता है तो उठ के हमें तबाह मुल्कों की मिसालें देता है। भैया आपको इराक, शाम, लिबिया, लबनान और फ़लस्तीन मिलते हैं पाकिस्तान के साथ मुवाजना करने के लिए। मौलवी साहब आप स्विट्ज़रलैंड के साथ मुवाजना क्यों नहीं करते? आप बरतानिया के साथ क्यों नहीं करते? आप अमेरिका के साथ क्यों नहीं करते? आप बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं करते? आप बाकी जो मुल्क तरक्की कर गए हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके साथ आप क्यों नहीं करते पाकिस्तान का मुवाजना? आप हमेशा तबाह मुल्कों के साथ ही पाकिस्तान का मुवाजना करेंगे। यानी हमारे लिए मिसालें उन मुल्कों की जहां पे आप खुद जाना पसंद भी नहीं करते, और खुद जाना पसंद करते हैं उन मुल्कों में जिनकी आप मिसालें देना पसंद नहीं करते। तो अच्छे मुल्कों की भी मिसालें दें। आपको ये 4 मुल्क यही मिले हुए हैं जहां पर तबाही फैली हुई है दुनिया में। यानी हमें डराने पे ही रखा हुआ है आपने सारी जिंदगी, और खुद आपने अयाशी करनी है, मौज करनी है, और हमेशा इक़्तिदार के अंदर रहना है। अब नाज़रीन ये तो है, मैंने आपको बताया ताहिर अशरफी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया सऊदी अरब के हवाले से, ये आप ये समझ लेंगे वो रोज़ाना की बुनियाद पे सऊदी अरब के साथ वो राब्ते में ही रहते हैं हर वक्त। तो ये नहीं हो सकता कि ताहिर अशरफी साहब अपने से ये स्टेटमेंट दे रहे हो। अब एक चीज़ और मेरे सामने आई है, इलन मस्क का एक ट्वीट आया और उनसे पूछा एक खातून ने कि पाकिस्तान में अब स्टारलिंक क्यों नहीं ले आते। मेरे पास भी इसकी डिवाइस यहाँ पाकिस्तान में पड़ी हुई है, मैंने कोशिश किया है इसको पाकिस्तान में चलाने को, लेकिन ये चला नहीं पाकिस्तान में। 1-2 इलाकों में ये चलता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसकी कवरेज नहीं आती। आप पंजाब में नहीं चला सकते, बहुत सारे और इलाकों में आप इसको नहीं चला सकते। तो इस पे एलन मस्क ने कहा कि जनाब आपकी जो हुकूमत है उसकी तरफ से अभी परमिशन का इंतज़ार है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इसके ऊपर एक इजाज़तनामा दे दे, तो ये जो स्टारलिंक है ये पाकिस्तान में लिंक हो जाएगा। अब पाकिस्तान में ट्विटर भी खोलना पड़ेगा और स्टारलिंक भी लाना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टीम है। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे करीबी साथी है ना वो एलन मस्क है। डोनाल्ड ट्रंप किसी इवेंट में नहीं जा रहा, किसी जगह पे नहीं जा रहा जहां पे एलन मस्क उसके साथ ना हो। एलन मस्क का एक 27 साल पुराना दोस्त है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ लगातार राब्ते में है। इसका नाम है जेफरी स्कॉल। ये जो जेफरी स्कॉल है ये 27 साल पुराना दोस्त है एलन मस्क का। ये इकट्ठे काम भी करते रहे हैं और इनकी बड़ी शानदार दोस्ती है, और ये सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहे हैं।
तो ये जो है जेफरीज कॉल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बहुत अच्छी तरह राब्ते में है। ये कई मरतबा मल्टीपल टाइम इमरान खान साहब के लिए आवाज उठा चुका है और इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी इमरान खान के बारे में जो है वो काफ़ी पहले से ही एक्टिवेट है। मुझे ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बताया, लेकिन इसका ये दावा है कि इलन मस्क भी इसी नुक्ता नज़र का आदमी है। लेकिन एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि इलन मस्क के बहुत अच्छे ताल्लुकात इंडियन अमेरिकन के साथ हैं और बड़े शानदार ताल्लुकात हैं और उनके लिए वो किसी भी लेवल तक जाएगा। अभी जो हाल ही में एक इशू हुआ इमिग्रेंट्स को लेके, उस पर आपने देखा कि इलन मस्क का बड़ा सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का एक स्टांस आया था। तो ये एक और कड़ी है जो मिल रही है, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और फस्तायत है उसके खिलाफ आवाज़ उठनी है, तो ये एक आवाज़ और उठ जाएगी। पाकिस्तान में कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को 10 जनवरी को सज़ा होने जा रही। ये किस चीज़ की सज़ा होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को, और ये क्या होने जा रहा है, केस क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा मायूब किस्म का केस है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसे सुनते हैं, आप लोग फैमिलीज़ के साथ सुनते हैं, तो मैं सारी बातें आपको नहीं बताता। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का एक क्रिमिनल केस है जिसमें जज ने बताया है, जुम्मे वाले दिन जज ने बताया कि 10 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप को इसमें सज़ा सुना दी जाएगी और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को ये बाउंड किया गया है कि या तो वो खुद अदालत में पेश हो जाए या वो वर्चुअली अदालत के अंदर पेश हो जाए, यानी वो एक लिंक के ज़रिए से अदालत में किसी स्क्रीन के ज़रिए से पेश हो जाए या वो खुद अदालत के अंदर आकर पेश हो जाए। ये 2 ऑप्शंस उनको दिए गए। ये क्रिमिनल केस है, जिनसी नौयत का एक मामला है और इसमें पैसा इन्वॉल्व है। यानी इल्ज़ाम यह है कि एक औरत जिसका कोई जिनसी मामला है और उसको जो कोई रिश्वत जो है उसके तौर पे कोई पैसा दिया गया था, और ये अब दावा किया जा रहा है कि ये केस साबित हो गया है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को 10 तारीख को सज़ा हो जाएगी। लेकिन यह भी बता दिया गया है कि इसमें ना तो डोनाल्ड ट्रंप को जेल में भेजा जाएगा और ना ही उनको कोई जुर्माना होने जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अगर कन्विक्शन हो जाती है तो क्या वो सदर नहीं बन पाएगा? तो ये बात गलत है। डोनाल्ड ट्रंप को कन्विक्शन हो भी जाती है तो वो सदर बन जाएगा और इसमें उसके पास एक अपील का हक मौजूद रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के पास। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुद इसके बारे में बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि ये जो बाइडन और कैमला हैरिस से उन्होंने इसको जोड़ा है, ये उनका इंतकाम डोनाल्ड ट्रंप इसको करार दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये एक जाली केस है और जो जज है वो बदउनवान है जिसने ये केस बनाया है। यानी जज को बदउनवान कह दिया, केस को जाली कह दिया और ये सारा मामला डोनाल्ड ट्रंप के बकौल ये जो बाइडन और कैमला हैरिस जो है इन दोनों ने किया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। केस जो है ये 2016 से पहले का है। आज जो है वो 8 साल गुजरने के बाद, 8-9 साल के बाद ये वाला केस चल रहा है। तो अब इसका फैसला आ जाएगा। इमरान खान साहब के भी एक केस का फैसला आने वाला है। 2 चीज़ें मुझे आपको और बतानी है, लेकिन पहले एयर कोमोडोर सज्जाद हैदर साहब का इंतकाल हो गया 91 साल की उम्र में। ये पाकिस्तान के एक शानदार हीरो थे। इनके बारे में किसी किस्म का अभी कोई स्टेटमेंट ना ISPR की जानिब से ना ही हुकूमत की जानिब से अभी तक मैंने देखा। उसकी वजह यह है कि ये इमरान खान को सपोर्ट करते थे। इनको सेवियर ऑफ लाहौर का खिताब भी दिया गया था। इन्होंने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया था 1965 और 1971 की जंगों में और बड़ी शुजात के साथ ये लड़े थे। तो पाकिस्तानियों की नज़र में हमेशा ये एक हीरो थे, हमेशा ये एक हीरो रहेंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये इमरान खान साहब को सपोर्ट करते थे, इसलिए रियासत इनकी वफात के ऊपर ऐसा लगता है कि बिल्कुल खामोश है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नाज़रीन मैंने देखी, मुझे इतना मज़ा आया, मैं चाह रहा हूं मैं आपके साथ शेयर करूं। सलीम साफ़ी साहब का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमारे ऊपर सोशल मीडिया का अजाब नाजिल किया है। इसकी वजह से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में से हर फर्द सहाफ़ी बन गया है। ये जरा गौर से सुनिएगा, फिर आपको बड़ा मजा आएगा जो साबिर शाकिर साहब ने कहा। सलीम साफ़ी साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी कि अल्लाह ने हमारे ऊपर सोशल मीडिया का अजाब नाजिल किया। इसकी वजह से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में से हर फर्द सहाफ़ी बन गया। अब साबिर शाकिर साहब का जवाब देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। उन्होंने कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो इससे बेहतर जवाब हो नहीं सकता था। अल्लामा इकबाल के शेर में जवाब दिया है साबिर शाकिर साहब ने कि हर आदमी का ये काम है जो काम इस वक्त हो रहा है। अब नाज़रीन, ये खबर है मेरे सामने और ये जंग अखबार की खबर है। जंग अखबार ने दावा किया अपनी इस खबर के अंदर कि महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है, मईशत जनाब मुस्तहकम हो चुकी है। अब इस 7 साल के अंदर जो है ना, वो 3 सवा 3 साल इमरान खान साहब के भी आप
शामिल करने। दावा यह कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो पिछला टन्योर था उसको भी मिला ले, इमरान खान साहब का टन्योर भी मिला ले, और अब शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो है महंगाई कम हो गई है। मैं सिर्फ 5 चीजें आपके सामने रखूंगा, ज्यादा नहीं। बाकी चीजें आप यहां कमेंट में लिख दीजिएगा कि किस किस चीज की कीमत कहां पहुंची है। नंबर 1, आटे की एक बोरी की कीमत 1100 रुपए से बढ़ के 2500 रुपए से ऊपर तक चली गई। क्या 7 साल की महंगाई कम हुई है? पेट्रोल की कीमत 145 रुपए लीटर से बढ़ के 250 रुपए लीटर तक चली गई। क्या 7 साल में कीमत कम हुई है? यह मैं इमरान खान के दौर से मुवाजना कर रहा हूं, पीछे तो मैं जा ही नहीं रहा। डॉलर की कीमत यानी पैसे की जो कदर है, जो 175-180 रुपए का डॉलर था वो 250 रुपए से ऊपर चला गया है। क्या यह कीमत कम हुई है? बिजली की कीमत जो यूनिट था 16 रुपए का वो 62 रुपए में चला गया। क्या यह कीमत कम हुई है? गैस की कीमत में 850% इजाफा गुज़िश्ता 1 साल में हुआ है। क्या यह कीमत कम हुई है? मैंने सिर्फ आपको 5 चीजें गिनवाई हैं। 500 चीजें आप गिनवा सकते हैं जहां पे कीमतें कम नहीं हुई। तो फिर महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह पे कैसे आ गई? अब ये वाली जो जर्नलिज्म है ना, ये हमें कहा जाता है कि आप ये वाली जर्नलिज्म करें। अब जब हम ये वाली जर्नलिज्म नहीं करते, इस जर्नलिज्म को वैसे कर्नलिज्म कहते हैं आजकल, ये एक्चुअली कर्नलिज्म है जो हमें करने के लिए कहा जाता है। तो हमें जब ये वाली कर्नलिज्म करने का कहा जाता है ना कि आप कहें कि महंगाई बहुत कम है, चाहे आम आदमी महंगाई से मर जाए, तो जब हम नहीं कहते तो फिर हमारे ऊपर अजाब नाजिल होता है। तो कोई बात नहीं, ये ऐसी खबरें देते रहें, हम दूसरी खबरें देते रहेंगे, लोग खुद ही फैसला करेंगे क्या खबर ठीक है और क्या गलत है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।